ऐसे पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉनिक संरचना इस प्रकार की होती है कि कहीं इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है और कहीं रिक्त कोटर बन जाता है, क्या कहलाते हैं? सही है, अर्धचालक कहलाते हैं, सेमीकंडक्टर। अगला क्वेश्चन बताइएगा। प्रदीप्ति पदार्थ पर जब तक प्रकाश डाला जाता है तभी तक उनसे प्रकाश का उत्सर्जन होता है, अर्थात प्रकाश डालना बंद करते ही उनसे प्रकाश का उत्सर्जन बंद हो जाता है। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिनकी जब उन पर प्रकाश डालना बंद कर दिया जाता है तो उसके बाद भी कुछ देर तक प्रकाश का उत्सर्जन करते रहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? हाँ, अस्फुरदीप्ति। ठीक है, अस्फुरदीप्ति कहते हैं उसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। कुछ अस्फुरदीप्ति पदार्थ के उदाहरण दीजिए। हाँ ठीक है, कैल्शियम सल्फाइड, बेरियम सल्फाइड और जिंक सल्फाइड, ये सभी अस्फुरदीप्ति पदार्थ हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जिंक सल्फाइड पर जब नीले रंग का प्रकाश डाला जाता है तो वह कौन सा रंग के प्रकाश का उत्सर्जन करता है? ठीक है, हरा रंग के प्रकाश का उत्सर्जन करता है। ठीक है, अगला है, प्रकाश डालना बंद करने पर स्फुरदीप्ति पदार्थ जितने समय तक प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है स्फुरदीप्ति काल। हाँ, स्फुरदीप्ति काल कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। स्फुरदीप्ति काल भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए भिन्न भिन्न होते हैं, यह किस पर निर्भर करता है? उसकी आवृत्ति पर नहीं, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। हाँ, पदार्थ की प्रकृति पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्फुरदीप्त पदार्थों की क्षमता कैसे नष्ट हो जाती है? गर्म करने पर। हाँ सही है, गर्म करने पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उष्मा आयनिक ताप आयनिक उत्सर्जन को इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था? उष्मा आयनिक ताप आयनिक उत्सर्जन को 1884 ईस्वी में इसके बारे में किसने बताया था? थॉमस एल्वा एडिसन। थॉमस एल्वा एडिसन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जब किसी धातु के तार अथवा फिलामेंट को निर्वात में गर्म किया जाता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, ये इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं? हाँ, तापायन कहलाते हैं, उष्मा आयन कहलाते हैं। ठीक है, डायोड बल्ब किस क्रिया पर आधारित है? हाँ, उष्मा आयनिक उत्सर्जन। हाँ, उष्मा आयनिक उत्सर्जन की क्रिया पर आधारित है। ठीक है, डायोड बल्ब का निर्माण कब और किसने किया था? हाँ सही है। ठीक है, 1904 में फ्लेमिंग ने किया था। ठीक है, जब कैथोड को गर्म किया जाता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन कैथोड के चारों ओर जमा हो जाते हैं, उसे कौन सा आवेश कहते हैं? नहीं, उसे कहते हैं अंतराकाशी आवेश। हाँ, अंतराकाशी आवेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, डायोड बल्ब का उपयोग किस रूप में किया जाता है? हाँ सही है। ठीक है, हाँ, रेक्टिफायर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, दृष्टकारी के रूप में। ठीक है, अर्थात यह जो है एसी को डीसी में बदलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रायोड बल्ब के आविष्कारक कौन है? हाँ, लीडी फॉरेस्ट। ठीक है, इसमें 7 है, उसमें 6 है, सब में अलग अलग देता है। साथ ही है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, पंच
संयोजी अपद्रव्य को क्या कहते हैं? दाता। ठीक है। और त्रिसंयोजी अपद्रव्य को ग्राही। ठीक है। और ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की चालकता क्या होती है? बढ़ती है, जबकि चालक की चालकता घट जाती है। ठीक है। सुपर कंडक्टिविटी यानी अति चालकता की खोज कब और किसने की थी? सही है। हाँ, 1911 में कैमरलिन ओन्स। ठीक है। निम्न ताप पर कुछ पदार्थों का विद्युत प्रतिरोध शून्य हो जाता है, इन्हें क्या कहते हैं? निम्न ताप पर विद्युत प्रतिरोध चालक हाँ, अति चालक। हाँ, अति चालक कहते हैं, सुपर कंडक्टर कहते हैं। और यह गुण कहलाता है अति चालकता। हाँ, अति चालकता कहलाता है। ठीक है। चालक और अति चालकता। कोई पदार्थ जिस ताप पर अतिचालक बनता है उसे उसका क्या कहते हैं? हाँ, सही है, क्रांतिक ताप कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में आधुनिक अनुसंधानों से अतिचालक के लिए क्रांतिक ताप को लगभग कितना केल्विन तक पहुंचा दिया गया है? हाँ, 240 केल्विन। 240 केल्विन। ठीक है। अतिचालकता के महत्व को देखते हुए भारत सरकार ने राष्ट्रीय अतिचालकता विज्ञान तकनीकी बोर्ड की स्थापना कब की? सही है, 1991 में। ठीक है। जब पीएन प्रकार के अर्धचालक को किसी विशेष विधि द्वारा एन प्रकार के अर्धचालक से जोड़ दिया जाता है तो यह निकाय क्या कहलाता है? पीएन डायोड। संधि डायोड। हाँ, संधि डायोड कहलाता है, जंक्शन डायोड कहलाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एनपीएन अथवा पीएनपी अर्धचालकों के श्रेणी क्रम संधि से अर्धचालकों की दूसरी युक्ति प्राप्त होती है जिसमें उष्मा आयनिक ट्रायोड के गुण होते हैं। यह युक्ति क्या कहलाती है? यह कहलाती है ट्रांजिस्टर। हाँ, ट्रांजिस्टर कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, जिन अर्धचालकों में विद्युत का प्रवाह कोटरों यानी होल की गति के कारण होते हैं उन्हें किस प्रकार का अर्धचालक कहते हैं? हाँ, किस प्रकार का अर्धचालक? फिर से सुनिए, जिन अर्धचालकों में विद्युत का प्रवाह होल यानी कोटरों के गति के कारण होता है उसे किस प्रकार का अर्धचालक कहते हैं? पी प्रकार का। हाँ, पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं उसको। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऐसे बाह्य अर्धचालक जिनमें विद्युत का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाने के कारण होता है, कौन सा अर्धचालक कहलाता है? सही है। हाँ, एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन प्रकार के अर्धचालक। ठीक है। वैसा अर्धचालक जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन अथवा कोटर ऊष्मीय प्रभाव द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं कौन से अर्धचालक कहलाता है? यह कहलाता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, अंतः, है ना, अंतः अर्धचालक। हाँ, और अर्धचालकों में अपद्रव्य मिलाए जाने से प्राप्त ठोस को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बाह्य अर्धचालक। हाँ, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और बाह्य अर्धचालक दो प्रकार का होता है, पी प्रकार के और एन प्रकार के। ठीक है। ट्रायोड बल्ब का हम कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं या किस रूप में प्रयोग करते हैं? ट्रायोड बल्ब। हाँ, बिजली के बल्ब प्रयोग कर ट्रायोड बल्ब को हम प्रवर्धक यानी एम्पलीफायर, दोलित्र यानी ऑसिलेटर, प्रेसी, ट्रांसमीटर एवं संसूचक की तरह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रायोड बल्ब का। जब एक एन टाइप अर्धचालक की पतली परत को पी टाइप अर्धचालकों के मध्य दबा कर रख दिया जाता है तो इससे कौन सा ट्रांजिस्टर बन जाता है? हाँ, सही है, पीएनपी प्रकार के ट्रांजिस्टर बन जाता है। ठीक है। और वो जो बनता है पीएनपी ट्रांजिस्टर, उसमें प्रथम पी टाइप क्रिस्टल को क्या कहते हैं?
उसे कहते हैं उत्सर्जक। हाँ, पी टाइप क्रिस्टल को उत्सर्जक एमिटर कहते हैं, और दूसरे एन टाइप क्रिस्टल को आधार कहते हैं, और तीसरे पी टाइप क्रिस्टल को संग्राहक यानी कलेक्टर कहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से एनपीएन में भी है ना। अगला क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब और किसने किया था? हाँ, साकले, विलियम साकले, वाल्टर बर्टेन और जॉन बार्डिन, तीनों किया था। ज्यादा फेमस है साकले, विलियम साकले। ठीक है, 1948 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन बताएगा, टेलीविजन का आविष्कार कब और किसने किया था? 1923। हाँ सही है, 1923 में जो जेएल बेयर। ठीक है, टेलीविजन के दो भाग होते हैं, कौन कौन? हाँ, एक होता है आंतरिक करके होता है, दो होता है टेलीविजन। हाँ, टेलीविजन का दो भाग होता है, कौन कौन बताइए? हाँ, आइसो करके। हाँ, आइकनोस्कोप और दूसरा, ठीक है, काइनोस्कोप। ठीक है, आइकनोस्कोप और काइनोस्कोप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, रडार का पूर्ण रूप बताइए। रडार, हाँ, RADAR, हाँ, रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। ठीक है, हाँ, रैंगिंग ही। अगला क्वेश्चन बताइएगा, रडार का आविष्कार किसने किया? ठीक है, रॉबर्ट वाटसन। ठीक है, जबकि रडार का प्रथम अधिप्ररूप बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? हाँ, अमेरिकी वैज्ञानिक टेलर और यंग। हाँ, टेलर और यंग। ठीक है, रडार का प्रथम जो प्रोटोटाइप जो बनाया था, प्रोटोटाइप शुरू में वो बनाया था टेलर और यंग, और विकसित रूप से बनाया था रॉबर्ट वाटसन। लेजर का पूर्ण रूप बताइएगा। हाँ, लेजर, ठीक है, LASER है ना, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेजर के मूलभूत सिद्धांत की चर्चा कब और किसके द्वारा की गई थी? मूलभूत सिद्धांत में सर आइंस्टीन। सही है, 1917 में आइंस्टीन द्वारा की गई थी, परंतु वास्तव में लेजर की खोज 1960 ईस्वी में किसने की थी? सही है, थियोडोर एच मैनन, है ना, मैमन। ठीक है, अमेरिका के हेजेस अनुसंधान प्रयोगशाला में। अगला क्वेश्चन बताएगा, लेजर के द्वारा फेम्टो सेकेंड के स्तर तक कार्य किया जाता है, जबकि उच्च स्तर के कंप्यूटरों की कार्य प्रणाली कितना सेकंड तक सीमित रहती है? 10⁻15। हाँ, नैनो सेकेंड, वो तो फेम्टो ही गया। हाँ, फेम्टो 10⁻15 सेकेंड फेम्टो, और प्लस में है। हाँ, माइनस में ये है, और ये प्लस में नैनो सेकेंड। क्वेश्चन फिर से, लेजर के द्वारा फेम्टो सेकेंड के स्तर का प्रयोग किया जाता है। लेजर के द्वारा, है ना, फेम्टो सेकेंड से के स्तर तक का प्रयोग किया जाता है, जबकि उच्च स्तर के कंप्यूटरों की कार्य प्रणाली कितना सेकंड तक सीमित रहती है? तो नैनो सेकेंड। हाँ, नैनो सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, लेजर किरणों का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं? लेजर लगाने के लिए फोटोग्राफी में, अक्सर चिकित्सा में। ठीक है, अच्छा ठीक है, और
साफ उपकरण नहीं होता है। हाँ, बिजली के बोर्ड में से लेजर लगता है, होलोग्राफी में होता है। हाँ, ठीक है। होलोग्राफी तकनीक में लेजर का उपयोग किया जाता है। ठीक है। हवाई यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए वायुयान के उड़ान पथ का शुद्धतम निर्धारण लेजर के प्रयोग द्वारा होता है। ठीक है। हाइट भी नापता है। हाइट भी नापता है, दूरी एवं समय, है ना, दूरी और समय। लेजर के सहयोग से लंबाई तथा समय के मात्रकों का अत्यंत शुद्ध और स्थायी मानकर निर्धारण किया जा सकता है। इसके द्वारा बहुत लंबी दूरियों के साथ साथ अत्यंत छोटी दूरियों यथा अंतर परमाणुक दूरियों का शुद्ध निर्धारण भी किया जाता है लेजर के द्वारा। ठीक है। अत्यंत कठोर वस्तुओं को काटने, कपड़ा काटने, पुल, भवन, सुरंग, ये सब को काटने में लेजर का प्रयोग किया जाता है। चिकित्सा में होता है। इस होता है सर, लेजर से ट्रीटमेंट होता है। ऑपरेशन होता है लेजर से। होता है। दिया है उसमें। आँख का ऑपरेशन, वो है दिया हुआ ऐसा है। जगह ना जहाँ पे सुरक्षा नहीं पहुंच सकता है ना मशीन, वहाँ लेजर से ऑपरेशन करता है। आँख का भी तो ऑपरेशन होता है लेजर से। ठीक है। आगे इसमें पढ़ेगा पेज नंबर 61-62। बताएगा कृत्रिम रेशों से प्राप्त रबड़ को क्या कहा जाता है? हाँ, संश्लिष्ट रबड़। हाँ, सिंथेटिक रबड़ कहा जाता है उसको। ठीक है। कृत्रिम रबड़ के विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? कृत्रिम रबड़ के विकास का श्रेय दिया जाता है मैथ्यूस और हैरिस को। हाँ, इन्होंने आइसोप्रीन को सोडियम के साथ 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रतिक्रिया करके प्राकृतिक रबड़ को सदृश बहुलक प्राप्त किया, जो संश्लिष्ट रबड़ कहलाता है। हाँ, वो भी खोज किया है। अगला क्वेश्चन है, वे श्रृंखला युक्त ठोस जिनकी लंबाई चौड़ाई की अपेक्षा सैकड़ों या हजारों गुना अधिक हो क्या कहलाता है? सही है, रेशा कहलाता है, फाइबर कहलाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कृत्रिम तरीके से प्रयोगशाला में तैयार किए गए रेशे को क्या कहा जाता है? सही है, संश्लिष्ट रेशा। कुछ संश्लिष्ट रेशा के उदाहरण दीजिए। नायलॉन हो गया, रेयॉन हो गया, पॉलिस्टर हो गया। हाँ, ठीक है, नायलॉन, रेयॉन और पॉलिस्टर। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, नायलॉन जो है वह किन दो शहरों के शब्द से मिलकर बना है? लंदन और न्यूयॉर्क। सही है, न्यूयॉर्क शहर से NY लिया गया है और लंदन से LON। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, नायलॉन का निर्माण प्रथम कब किया गया था? 1935 में। ठीक है। और महिलाओं के लिए जुराबें से बनाई गई थी कब? 1939 में। ठीक है। और मानव द्वारा संश्लिष्ट किया गया पहला रेशा भी था नायलॉन। ठीक है। सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशे को क्या कहते हैं? रेयॉन। ठीक है। रेयॉन बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? कार्बन। सेलुलोज कागज की लुगदी या कास्ट को लिया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रेयॉन रासायनिक दृष्टि से किसके समान है? ठीक है, शुद्ध के समान है। ठीक है। पॉलिएस्टर का विकास किस देश में किया गया था? ठीक है, इंग्लैंड में किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यान तथा खेलकूद की सामग्री बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? किस रेशा का?
अंतरिक्ष यान तथा खेलकूद की सामग्री, ये कार्बन फाइबर का इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, कार्बन फाइबर का। ठीक। आरडीएक्स का पूर्ण रूप बताइए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। ठीक है, रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। ठीक है, आरडीएक्स का रासायनिक नाम बताइए। बड़ी लंबा है सर। हाँ, साइक्लो ट्राइमिथाइलिन ट्राई नाइट्रोमाइन, है ना, साइक्लो ट्राइमिथाइलिन ट्राई नाइट्रोमाइन। ठीक है, आरडीएक्स को और क्या कहा जाता है? हाँ, प्लास्टिक विस्फोटक, प्लास्टिक विस्फोटक भी कहा जाता है। ठीक है, आरडीएक्स को संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या कहा जाता है? हाँ, इसको बोला जाता है तीन जगह बोला जाता है। साइक्लोनाइट। हाँ, ठीक है, साइक्लोनाइट, साइक्लोनाइट। ठीक है, आरडीएक्स को जर्मनी में क्या कहा जाता है? हाँ, हेक्सोजन, हेक्सोजन। ठीक है, और आरडीएक्स को इटली में किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। आरडीएक्स एक प्रचंड विस्फोटक है तथा इसके तापमान व आग फैलाने की गति को बढ़ाने के लिए इसमें किसका चूर्ण मिलाया जाता है? एल्यूमिनियम। सही है, एल्युमिनियम का चूर्ण मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन, आरडीएक्स की विस्फोटक ऊष्मा कितना होती है? 1510। हाँ, 1510 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम। ठीक, हाँ, 1510 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। आरडीएक्स को शुद्ध सफेद दानेदार पाउडर के रूप में किसने खोज किया था? 1899 में। हैनिंग, हैनिंग जर्मनी का है, हैनिंग। हाँ, हैंस हैनिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। टीएनजी का पूर्ण रूप बताइए। सही है, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, टीएनजी को और क्या कहा जाता है? तेल है सर। ठीक है, नोबेल का तेल भी कहा जाता है ना, और इसका इस्तेमाल डायनामाइट बनाने में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा। टीएनजी विस्फोटक की खोज किसने की थी, कब की गई थी? टीएनजी विस्फोटक की खोज कब की गई थी? 1846 में। 1846। ठीक है, टीएनटी का पूर्ण रूप बताइए। सही है, ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन। ठीक है, टोल्यूइन का सूत्र बताइएगा। C5H8CH3। C6, हाँ, C6H5CH3। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल 1863 में। ठीक है, 63। आधुनिक डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन की जगह किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, आधुनिक डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन की जगह सोडियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हाँ, NaNO3। अगला क्वेश्चन बताइएगा। टीएनपी का पूर्ण रूप? फिनॉल। हाँ, ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, टीएनपी को और क्या कहते हैं? हाँ, किस नाम से जानते हैं? हाँ, पिक्रिक अम्ल भी कहते हैं उसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा। निश्चेतक का प्रयोग सबसे पहले 1846 ईस्वी में किसने किया था? मोर्टन। हाँ, विलियम मोर्टन। ठीक है, और इसके बाद किसने क्लोरोफॉर्म की
निश्चेतक के रूप में प्रयोग किया गया था? जेम्स सैम्सन। हाँ, जेम्स सैम्सन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ प्रमुख निश्चेतक का नाम बताइएगा। दो वो तेरी हो गया एनेस्थेटिक, हाँ। एक वो हो गया नाइट्रस ऑक्साइड, हम्म। एक वो है एथिलीन करके, एथिलीन अल्कोहल वाला भी है क्या? हेलोथेन। हेलोथेन। हाँ, हेलोथेन। ठीक है। इथाइल डाइथाइल ईथर, एक वो तो ये हो गया सल्फोनल, सल्फोनल, वोरोनल, इथेनॉल है, क्लोरो प्रोपेन, डाइजीपाम, पेंटोथल सोडियम। ये सभी जो है सब निश्चेतक है, सबसे बेहोश हो सकते हैं। एंटीबायोटिक औषधियाँ किससे बनाई जाती है? किससे बनाया? हाँ, कवक और मोल्ड्स, है ना, सूक्ष्म जीवाणुओं, मोल्ड्स और कवक। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? सही है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कुछ एंटीबायोटिक्स के नाम बताइए। हाँ, ठीक है, पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, है ना, ठीक है, जेंटामाइसिन, रिफामाइसिन, क्लोरोमाइसिटिन, स्ट्रेप्टोमाइसिटिन और सेल्फोस्प्रिन्स, ये सब है सब एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स। अगला क्वेश्चन बताइएगा, प्राचीन काल में किसका प्रयोग घावों आदि के उपचार में हो रहा था? प्राचीन काल में? हाँ, प्राचीन काल में। दो था ना सर? हाँ, दो गो है, एक है सिरका और दूसरा है सिडार तेल। सिडार तेल, हाँ, सिडार। प्राचीन काल में सिरका तथा सिडार तेल का प्रयोग घाव आदि के उपचार में होता आ रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, आधुनिक काल में एंटीसेप्टिक औषधियां तैयार करने वालों में कौन सा नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है? एंटीसेप्टिक औषधियां तैयार करने वालों में कौन नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है? हाँ, तत्व नता तो नहीं है, मतलब क्या कह सकते हैं, लगता है वैज्ञानिक का नाम है, वैज्ञानिक का ही है। यह है सेमेल्विस, लिस्टर और कोच, है ना, सेमेल्विस, लिस्टर और कोच। हाँ हाँ, एंटीसेप्टिक औषधियां तैयार करने वालों में फेमस है ये सब। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कुछ एंटीसेप्टिक औषधियों के नाम बताइए। हाँ। ये है हाइड्रोफ्लोरस अम्ल, आयोडीन, इथाइल अल्कोहल, फिनॉल, हेक्साक्लोरोक्विन, फॉर्मल्डिहाइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, एक्रीफ्लेविन, ये सब है एंटीसेप्टिक। हाँ, एंटीसेप्टिक रोगानुरोधक। ठीक है, जीवाणुओं को मारने एवं उनकी वृद्धि को रोकने में सहायक रहता है सब एंटीसेप्टिक। एंटी का अर्थ क्या होता है? प्रति। ठीक है, प्रति। और पैरेटिक्स का अर्थ होता है ज्वर। हाँ, ज्वर संबंधित। ठीक है। और एंटीपायरेटिक्स का प्रयोग किसमें किया जाता है? हाँ, वही बुखार कम करने के लिए, बुखार उतारने में किया जाता है एंटीपायरेटिक्स। अब एंटीपायरेटिक्स औषधियों के नाम बताइए। आयु हो गया, बोलो स्पिरिट। सही है, हाँ, ठीक है, एस्प्रिन, क्रोसिन, फिनाइसिटिन, पायरोमिडिन, बहुत सारा एंटीसेप्टिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फा ड्रग्स या सल्फा औषधियों में मुख्य रूप से क्या होता है? हाँ, सल्फर और नाइट्रोजन। हाँ, सल्फर और नाइट्रोजन होता है। ठीक है। कुछ सल्फा औषधियों के नाम बताइए। कुछ सल्फा औषधियों के नाम बताइए। सल्फाडाइजिन, सल्फापिरिडिन, सल्फाथायोडाल, सल्फानिलमाइड।
इसमें सल्फर लगा हाँ हाँ सीधी एंटीबायोटिक सब ये ड्रग दवा है सब। एंटीबायोटिक ना हाँ एंटीबायोटिक नहीं है, एंटीबायोटिक सल्फा ड्रग्स अलग है, एंटीपायरेटिक अलग है, एंटीसेप्टिक अलग है, सब अपने आप में स्वतंत्र है। हाँ? सल्फा ड्रग्स हीरोइन सल्फा अरे भाई अच्छा ठीक है आएगा। चलिए बताइएगा इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? जे थॉमसन। ठीक है। प्रोटॉन के खोजकर्ता गोल्डस्टीन। ठीक है। हाँ? नामकरण किया था। पहले पुराना वाला में देता है। ठीक है। न्यूट्रॉन के आविष्कारक मेसोन के आविष्कारक युकावा। ठीक है। पॉजिट्रॉन नाभिक परमाणु सिद्धांत परमाणु क्रमांक मोस्ले। ठीक है। बोर सिद्धांत नील्स बोर। ठीक है। क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक। ठीक है। अपवर्जन सिद्धांत पाउली। ठीक है। और तरंग यांत्रिकी सिद्धांत डी ब्रोगली। ठीक है। क्रमिक रचना नियम किसने दिया? ऑफबाउ। ठीक है। अधिकतम बहुलता सिद्धांत किसने दिया? सही है, हुड्स। ठीक है। अनिश्चितता सिद्धांत हाइजेनबर्ग। ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी मोसले। ठीक है। रेडियो सक्रियता हेनरी। ठीक है। कृत्रिम रेडियो सक्रियता जूलियट। हाँ जूलियट। ठीक है। वर्ग विस्थापन नियम किसने दिया? हाँ सही है, सॉडी और फजन्स। आवर्त सारणी मेंडलीव। त्रिक नियम किसने दिया? हाँ डोबरेनर। ठीक है। औष्टक नियम ठीक है न्यूलैंड्स। द्रव्यमान संरक्षण का नियम द्रव्यमान संरक्षण नियम दिया लेबोजियर। गुणित अनुपात नियम डाल्टन। ठीक है। सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन। गैसों का विसरण नियम ग्राहम। हाँ गैसों का विसरण ग्राहम। द्रव्य ऊर्जा समीकरण किसने दिया? द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण आइंस्टीन। ठीक है। अगला क्वेश्चन, तनुता नियम किसने दिया? हाँ तनुता नियम दिया ओस्टवाल्ड। हाँ ओस्टवाल्ड। ठीक है। इसका नियम चार्ल्स। विद्युत अपघटन का नियम फैराडे। ठीक। सहसंयोजकता लुईस। पीएच मापक्रम सोरेनसन। ठीक है। हीलियम की खोज लोकेयर। ऑक्सीजन ठीक है सीले प्रिस्टले। सोडियम डेवी। ठीक है। पोटेशियम का भी डेवी। रेडियम का क्यूरी। ठीक है। पेरी क्यूरी और मैडम क्यूरी। थोरियम करक बर्जिलियस। ठीक है। हाँ क्लेप्रोथ। हाँ क्लेप्रोथ। ठीक है। समस्थानिक के सॉडी। भारी जल एक सेकंड हाँ यूरिया बासबर। ठीक है। स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया? ठीक है प्राउड। व्युत्क्रम अनुपात का नियम व्युत्क्रम अनुपात का नियम दिया रिचर। प्रकाश विद्युत प्रभाव आइंस्टीन।
एवोगाड्रो की परिकल्पना, एवोगाड्रो। ठीक है। बॉयल का नियम, बॉयल। आंशिक दाब का नियम, डाल्टन। ठीक है। परासरण दाब का नियम किसने दिया? वर्कले। हाँ, वर्कले। ठीक है। विद्युत संयोजकता, विद्युत संयोजकता का नियम दिया है कोसेल। उत्प्रेरण बर्जिलियस। हाइड्रोजन के खोजकर्ता, सही है, कैवेंडिश। नाइट्रोजन के खोजकर्ता, रदरफोर्ड, रदरफोर्ड। ठीक है। आर्गन के, रैले। ठीक है, रैमजे और रैले। मैग्नीशियम के खोजकर्ता, डेवी। पोलोनियम के खोजकर्ता, पोलोनियम क्यूरी है सर। सही है, मैडम क्यूरी। कैल्शियम के खोजकर्ता, क्लोरीन के खोजकर्ता, क्लोरीन का ब्राउस, सीले ब्राउस। सीले। ठीक है। बताएगा ग्लोबल लवण, ग्लोबल साल्ट का रासायनिक सूत्र। हाँ, ग्लोबल साल्ट का रासायनिक सूत्र, सही है, सोडियम Na2SO 10H2O, 10H2O। ठीक है। सोडा एस का सूत्र बताएगा। हाँ, ठीक है, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। सुहागा, सुहागा का रासायनिक नाम क्या है? हाँ, सही है, बोरेक्स है ना, रासायनिक नाम हो गया। और इसका सूत्र है Na2B4O7, 10H2O। ठीक है। चिली साल्ट पीटर का रासायनिक नाम, ठीक है, सोडियम नाइट्रेट। कास्टिक सोडा, सही है, हाँ, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड H। धोवन सोडा का सूत्र, हाँ, ठीक है, Na2CO3, 10H2O, सोडियम कार्बोनेट। बेकिंग सोडा, सही है, सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3। साधारण नमक, ठीक है, NaCl। पेज नंबर 157-58 लास्ट है ये। चलिए, बताएगा काइम के अवशोषण की मुख्य क्रिया कहाँ होती है? सही है, छोटी आंत में होती है। ठीक है। भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? श्वसन, हाँ, रेस्पायरेशन कहलाती है। ठीक है। श्वसन की संपूर्ण क्रिया किन भागों में विभक्त किया जा सकता है? हाँ, 3 भाग में विभक्त किया गया है। हाँ, बाह्य श्वसन, आंतरिक श्वसन और गैसों का परिवहन। ठीक है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जब वायु वातावरण से शरीर के भीतर श्वासोच्छ्वास अंगों में प्रवेश करती है तब इस अवस्था को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं निःश्वसन। हाँ, इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्राणी और वातावरण के बीच श्वसन गैसों जैसे O2 और CO2 के आदान प्रदान अर्थात ऑक्सीजन का शरीर में आना और कार्बन डाइऑक्साइड का शरीर से बाहर जाना क्या कहलाता है? सही है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहलाता है, बाह्य श्वसन कहलाता है। ठीक है। क्योंकि इस प्रकार की श्वसन क्रिया लंग्स में ही संपन्न होती है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? सही है, हाँ, फुफ्फुस श्वसन कहते हैं, पल्मोनरी रिस्पायरेशन है ना, पल्मोनरी रिस्पायरेशन कहते हैं उसको। ठीक है। हाँ, फुफ्फुस श्वसन। ठीक है।
श्वसन के पश्चात CO2 युक्त वायु श्वासोच्छ्वास अंगों से बाहर निकलती है, तब उस अवस्था को क्या कहते हैं? अच्छा, बाहर निकल जाता है। हाँ, उसे एक्सपायरेशन कहते हैं। हाँ, उच्छ्वास कहते हैं उसको, एक्सपायरेशन। ठीक है। गैसों का विनिमय शरीर में, शरीर पे वजन, हाँ फेफड़ा, हाँ फेफड़ा के अंदर होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन बताइएगा, निःश्वसन के दौरान अंदर ली गई वायु में नाइट्रोजन कितना % होता है? 79 दिया हुआ है। अच्छा, 79 दिया हुआ है। 78%, जितना वायुमंडल में रहेगा उतना लेंगे। ठीक है, 78%। और श्वासोच्छ्वास के दौरान बाहर निकाली गई वायु में नाइट्रोजन सही है, 78% ही रहता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निःश्वसन के दौरान अंदर ली गई वायु में ऑक्सीजन कितना %? 21%। अब बाहर छोड़ गई 17%। ठीक है। निःश्वसन के दौरान अंदर ली गई वायु में कार्बन डाइऑक्साइड कितना %? सही है, हाँ ठीक है, 0.03%। और उच्छ्वास के दौरान बाहर निकाली गई वायु में सही है, कार्बन डाइऑक्साइड 4% होता है। ठीक है। हाँ ठीक है। फेफड़े में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के गैस का विनिमय किस कारण से होता है? दाब के अंतर के कारण। हाँ, दाब के अंतर के कारण ही होता है विनिमय। ठीक है। और गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है शरीर में? हाँ, फेफड़ा में, एल्वियोली में। हाँ, एल्वियोली में होता है। कुपिक वायु यानी एल्वोलर एयर में ऑक्सीजन का दाब कितना mmHg होता है? 100। ठीक है, 100 mmHg। ठीक है। जबकि सिरा कोशिका के रुधिर में ऑक्सीजन का दाब कितना होता है? 37 mmHg। हाँ, 37 mmHg होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, CO2 का दाब कुपिक वायु में कितना mmHg होता है? CO2 का दाब कुपिक वायु में यानी कि एल्वोलर एयर में कितना mmHg होता है? 40 mmHg होता है। जबकि सिरा कोशिका में होता है 46 mmHg। हाँ। अगला क्वेश्चन है, शरीर में गैसों का आदान प्रदान किस सिद्धांत पर होता है? किस सिद्धांत पर होता है? विसरण है। हाँ ठीक है, भौतिक विसरण सिद्धांत पर होता है, सरल भौतिकीय विसरण सिद्धांत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैसों अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड का फेफड़ों से शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचना तथा पुनः फेफड़े तक की क्रिया को क्या कहते हैं? गैसों का परिवहन। गैसों का परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। ऑक्सीजन परिवहन मुख्यतः रुधिर में पाए जाने वाले किस वर्णक के द्वारा होता है? हीमोग्लोबिन के द्वारा ही होता है। ठीक है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से संयुक्त होकर एक अस्थायी यौगिक ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जो कैसा परिवर्तन है? हाँ सही है, भौतिक परिवर्तन है, फिजिकल चेंज है। हाँ, ऑक्सी हीमोग्लोबिन से फिर वो ऑक्सीजन बन जाता है। किस रहे? हीमोग्लोबिन। हाँ,
बैंगनी रंग का होता है, जबकि ऑक्सी हीमोग्लोबिन, हाँ, ऑक्सी हीमोग्लोबिन चमकदार लाल रंग का होता है ना। और हीमोग्लोबिन जो होता है बैंगनी रंग का होता है। हीमोग्लोबिन को और क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? श्वसन वर्णक, हाँ, पिगमेंट है ना, रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी कहा जाता है उसको। ठीक है। हीमोग्लोबिन दो भागों से मिलकर बना होता है। प्रथम भाग, हाँ, प्रथम भाग हीमोग्लोबिन कहलाता है। ठीक है। और दूसरा भाग, हाँ, जो एक रंगहीन प्रोटीन है ना। और ग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन का कितना परसेंट होता है? 95%। हाँ, ग्लोबिन हीमोग्लोबिन का 95% होता है। हीम एक आयरन पारफायरिन होता है, इसके केंद्र में किसका परमाणु रहता है? वही आयरन का ही परमाणु रहता है। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कोशिकाओं से फेफड़ों तक हीमोग्लोबिन के द्वारा कितना प्रतिशत तक ही होता है? तो 20 है। 10 से 20, हाँ, 10 से 20% तक होता है। ठीक है। कार्बनिक अम्ल के रूप में CO2 का लगभग कितना परसेंट परिवहन होता है? ये ज्यादा है सर। 7%। हाँ, कार्बनिक अम्ल के रूप में CO2 का लगभग 7% परिवहन होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो रुधिर प्लाज्मा में घुल करके कार्बनिक अम्ल बनाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बाइकार्बोनेट्स के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का कितना प्रतिशत परिवहन होता है? सबसे ज्यादा होता है 70, हाँ, 70% परिवहन होता है। ठीक है। बाइकार्बोनेट्स रुधिर के पोटेशियम तथा प्लाज्मा के सोडियम से मिलकर क्या बनाता है? बाइकार्बोनेट्स रुधिर के पोटेशियम प्लाज्मा के सोडियम से मिलकर के क्रमशः क्या बनाता है? बताइए। ये बनाता है पोटेशियम बाइकार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है। हाँ, दोनों का बाइकार्बोनेट बनाता है। ठीक है। मनुष्य में श्वास लेने की दर कितना बार प्रति मिनट होती है? 16 से 20 बार। हाँ, 16 से 20 बार। ठीक है। सामान्य श्वसन के दौरान लगभग कितना मिलीलीटर वायु फेफड़े में हर समय भरी रहती है? हाँ, 1500 मिलीलीटर। हाँ, 1500 मिलीलीटर वायु फेफड़े में हर समय भरी रहती है। इसे फेफड़े की कार्यात्मक अवशेष सामर्थ्य कहते हैं। शरीर के अंदर रुधिर एवं उत्तक द्रव के बीच होने वाले गैसीय विनिमय को क्या कहते हैं? शरीर के अंदर रुधिर एवं उत्तक द्रव के बीच होने वाले गैसीय विनिमय को कौन सा श्वसन कहते हैं? आंतरिक श्वसन, हाँ, इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है। और फेफड़े में होने वाली गैसीय विनिमय को क्या कहते हैं? हाँ, बाह्य श्वसन, हाँ, बाह्य श्वसन कहते हैं। ठीक है। चूंकि आंतरिक श्वसन कोशिका के अंदर होता है, अतः इसे और क्या कहते हैं? कोशिकीय श्वसन, हाँ, सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं उसको। ठीक है। रक्त परिसंचरण के परिणाम स्वरूप ऑक्सी हीमोग्लोबिन कोशिकाओं में पहुंचता है, जहां पर ऑक्सीजन का दाब कम होता है, अतः ऑक्सी हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन में विघटन हो जाता है। इस प्रकार लगभग कितना प्रतिशत ऑक्सीजन ऊतकों में पहुंच जाते हैं? 25%। अगला क्वेश्चन, आंतरिक श्वसन दो प्रकार का होता है, कौन कौन? ऑक्सी और अनऑक्सी। सही है, एनारोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन, अनऑक्सी श्वसन और ऑक्सी श्वसन। ठीक है। वह श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है क्या कहलाता है? ठीक है, अनऑक्सी श्वसन कहलाता है, अनएरोबिक श्वसन रेस्पिरेशन कहलाता है। ठीक है।
अनोक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? हाँ, पायरुविक एसिड। हाँ, पायरुविक अम्ल होता है। अनोक्सी, ठीक है। संपूर्ण प्रक्रम में कितना अणु एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है? 4 अणु एटीपी का ऊर्जा का निर्माण होता है, जिसमें कितना अणु एटीपी ऊर्जा इस प्रक्रम में संपन्न होने में खर्च हो जाती है? 2, और 2 एटीपी अणु का लाभ होता है। ठीक है, एटीपी का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, क्या जो है? हाँ, तो अनोक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद है पायरुविक एसिड, अनोक्सी का, और ऑक्सी का है 36 एटीपी। हाँ, 30, इसका अंतिम चरण में, अनोक्सी श्वसन के अंतिम चरण में 36 एटीपी के अणु प्राप्त होता है। ठीक है, और अनोक्सी श्वसन के अंत में जो है 2830 किलो जूल ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, हाँ, पायरुविक जैसे बोले सर, एक में पायरुविक एसिड बनता है, वैसे इसमें बनता है CO2 और जल, और उसमें बनता है इथाइल अल्कोहल। लेकिन कहीं किताब में अभी पढ़ रहे हैं यार। हाँ, उसमें दिया हुआ, इसमें नहीं दिया हुआ, क्लियर नहीं दिया हुआ इसमें। चलिए, रह लीजिए। अगला क्वेश्चन बताइएगा। अनोक्सी श्वसन यानी अनएरोबिक रेस्पिरेशन को और क्या कहा जाता है? हाँ, कहता है अनोक्सी श्वसन को और कहा जाता है शर्करा किण्वन। हाँ, शर्करा किण्वन भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जंतुओं में पेशियों में आणविक ऑक्सीजन की स्थिति में अम्ल का परिवर्तन किस अम्ल में हो जाता है? सही है, लैक्टिक अम्ल में हो जाता है। ठीक है, शरीर में दर्द होता है मांसपेशियों में।